आफ्टरनून एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट वाज सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन। अगर उसकी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही इनकम टैक्स अप्लाई होगा, नहीं तो इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ऑनलाइन आई होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल, नो इश्यूज इन एवरीथिंग। पहली कंडीशन तो ये है पर्सन होना चाहिए, फिर था पर्सन की इनकम होना चाहिए, वो इनकम प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, वो इनकम उसके स्कोप में आनी चाहिए, वो इनकम एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लेंगे? टैक्स। और टैक्स कब लेते हैं? असेसमेंट ईयर में। पर्सन कौन होता है? पर्सन कौन होता है ये मैंने आपको 2 क्लॉज 31 में बताया। इनकम क्या होती है ये नहीं डिस्कस किया, लेकिन इनकम निकालते कैसे हैं ये हम लोगों ने देखा था। तो इनकम निकालने के लिए स्कोप पता होना चाहिए। फिर स्कोप के बाद 5 हेड होते हैं इनकम निकालने के। एक तो कौन सा होगा? सैलरी हेड, एक होगा हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। मेन तो ये 4 हेड है। जो इनकम किसी भी हेड में नहीं आती वो कहाँ जाती है? अदर सोर्सेस। कभी कभी किसी और की इनकम भी आपकी इनकम में क्या होती है? ऐड होती है, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। फिर लॉस होता है तो हम क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, दैट इज सेट ऑफ। फिर नेक्स्ट जो हमारी बात थी वो था इन सब का टोटल करने के बाद जीटीआई निकल कर आ जाएगा, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या देते हैं? डिडक्शन। तो निकल कर आती है टोटल इनकम। उस टोटल इनकम पे ऊपर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जितना टैक्स आता है उतना पे नहीं करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। और ये सब करने के लिए रिटर्न भरना पड़ता है। तो मैंने आपको कल सब बता दिया था कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं इनकम टैक्स में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इनकम कहाँ होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। जी, सॉरी। इनकम कहाँ होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? सेक्शन 3 में दे रखी है। हाँ बस आ रहा बेटा, एक सेकेंड, है ना। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 3। अच्छा, नाम सुन के क्या लग रहा है प्रीवियस ईयर मतलब? हाँ, ये ना ऐसा इनकम टैक्स में ना प्रीवियस ईयर का मतलब होता है करंट ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे अभी करंट ईयर क्या चल रहा है? 23-24। अभी मैं प्रीवियस ईयर बोला तो आप लोग क्या समझे? 22-23? नहीं, 22-23 नहीं, 23-24। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? करंट ईयर। क्या होता है? हर बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा प्रीवियस ईयर की इनकम निकाली है, तो लोग क्या सोचते हैं प्रीवियस ईयर की मतलब कब की इनकम निकालना है? 22-23। सर ये तो बहुत अजीब लग रहा है यार, ये तो अजीब लग रहा है। मतलब इसको फिर प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं? इसको करंट ईयर क्यों नहीं बोलते? मैं आपको लॉजिक देता हूँ इसका। सी, इसका लॉजिक आप समझिए कि इसका नाम प्रीवियस ईयर क्यों पड़ा। देखो, हम 23-24 में इनकम अर्न कर रहे हैं। क्या हम इनकम अर्न कब तक करेंगे? 31 मार्च 24 तक। अब जब इस इनकम पे टैक्स पे करने का टाइम आएगा तो टैक्स कब पे करते हैं हम? टैक्स पे करते हैं नेक्स्ट ईयर। टैक्स ईयर कब पे करेंगे? 24-25 में। तो 24-25 में कौन सी इनकम पे टैक्स पे किया जाता है? 24-25 की इनकम पे टैक्स नहीं पे किया जाता, 23-24 की। तो ये अगले साल के रेस्पेक्ट में क्या है? प्रीवियस ईयर है। तो इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन दी गई है प्रीवियस ईयर की वो ये है, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। जिस साल इनकम क्या की जाती है? अर्न की जाती है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। तो भैया हम एक लाइन लिख लेते हैं सबसे पहले। द ईयर इन विच income is earned. The year in which income is earned is called as previous year. जिस साल इनकम अर्न की जाती है वो कहलाता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। मतलब हम फिनेंशियल ईयर क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। सो इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। It is a
period of 12 month, it is a period of 12 month starting from 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, एंड ऑन 31 मार्च। अच्छा, आप लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो कंपनी लॉ के अंदर जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो अप्रैल से ही स्टार्ट होता है क्या? कंपनी लॉ का अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से ही स्टार्ट होता है कि कोई सा भी अकाउंटिंग ईयर हो सकता है? मतलब कंपनी लॉ यही कहता है कि फिनेंशियल ईयर ही आपको कंसिडर करना है, ऐसा लिखा है क्या वहां पे? नहीं, अकाउंटिंग पीरियड तो क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ भी 12 मंथ्स का हो सकता है, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। लेकिन आप लोग ऐसा इसलिए बोलते हो 1 अप्रैल से, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से फिर आपको अलग अकाउंट्स क्या करने पड़ेंगे मेंटेन, और कंपनीज के हिसाब से क्या करने पड़ेंगे, अलग अकाउंट मेंटेन। तो बेटर होता है दोनों का टाइम पीरियड क्या रख लिया जाए, सेम रख लिया जाए, है ना? तो इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट कुछ और है और दूसरे एक्ट की रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। सी, जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न की जाती है उसी पे क्या दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। द ईयर इन विच टैक्स इज पेड इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। जिस साल टैक्स पे किया जाता है वो साल क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर। तो द ईयर इन विच टैक्स इज पेड, द ईयर इन विच टैक्स इज पेड is called as assessment year, AY. The year in which tax is paid is called as assessment year. बट अपने लिए प्रीवियस ईयर क्या, देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। अगर कोई इनकम प्रीवियस ईयर में आती है तो वही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे है ना, मान लो कि आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी को बेचने का आपने सौदा किया। उस उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आप एक सौदा ऑलरेडी कर चुके थे पहले, जो फ्रूटफुल नहीं हुआ, जो कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मैं आपको कहूं कि 2017-18 में आपने क्या किया था, उसको बेचने का सौदा किया था और सामने वाले ने आपको एडवांस 6 लाख रुपए का क्या कर दिया था, पेमेंट कर दिया था। अब ये 6 लाख रुपए आपने फॉरफिट कर लिए क्योंकि उसने सौदा कंप्लीट नहीं किया। ये 6 लाख रुपए कब फॉरफिट किए, 17-18 में। ये 6 लाख रुपए कब फॉरफिट किए हैं, 17। आज आप फिर से वो प्रॉपर्टी बेचने का क्या कर रहे हो, सौदा कर रहे हो। तो आज आपको उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कितने मिल रहे हैं, 1 करोड़। अब ये प्रॉपर्टी हम कब बेच रहे हैं, 23-24 के अंदर बेच रहे हैं। तो ये 1 करोड़ तो हमारे लिए रिलेवेंट है, लेकिन जो ये 6 लाख है क्या हमारे लिए रिलेवेंट है? भले ही ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें क्या मिली है, इंफॉर्मेशन मिली कि भैया 6 लाख हमें इस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में मिल चुके, लेकिन कब मिल चुके हैं, तो उसकी बात कहाँ हो गई होगी, 17। अभी कुछ टेंशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब क्या होता है कि एकदम से कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया ये क्या करे थे, 6 लाख मिले, तो हम क्या करते हैं कि 6 लाख इस साल का फॉरफिट नहीं है, वो 6 लाख इस साल फॉरफिट होते तो अलग बात होती। 6 लाख कब के फॉरफिटेड है, पिछले साल के। तो पिछले साल के फॉरफिटेड, तो उसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। जो इनकम प्रीवियस ईयर की है उसी पे आपको क्या करना है, टैक्स देना है। हमारी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है, फॉर अस प्रीवियस ईयर इज द करंट ईयर 23-24। हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो 23-24 है। आपको 23-24 की इनकम निकालने के लिए बोला जाएगा, आपको 23-24 की इनकम निकालने के लिए कहा जाएगा। और जो असेसमेंट ईयर है वो रहेगा 24-25। जो असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25। अच्छा, ऐसा कह सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि आप प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम निकाल लीजिए, या फिर ऐसा कह सकता है असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम निकाली। असेसमेंट, तो जब भी असेसमेंट ईयर की बात हो तो हमें कहां पर आना है, प्रीवियस ईयर पे आना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर जिसमें हमें टैक्स देना है, जिस साल हमें टैक्स देना है, जिस साल टैक्स देना है उस साल की इनकम निकालने के लिए आपको एक साल क्या आना पड़ेगा, पहले आना पड़ेगा। तो ये जो प्रीवियस ईयर है ये असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्ट में प्रीवियस ईयर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रीवियस ईयर। और
जिस साल हम बेसिकली करंट ईयर में से मैं भी इनकम अर्न कर रहा हूँ 23-24 में मैं अपनी इनकम अर्न कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं टैक्स कब पे करूंगा 24-25 में। सर टैक्स किस दिन पे करते हैं, कब पे करते हैं, रिटर्न कब भरते हैं, उसकी सारी बात होगी, रिटर्न ऑफ इनकम करके चैप्टर आएगा उसके अंदर। अच्छा, प्रीवियस ईयर जो है ना, डिफरेंट सोर्सेस का डिफरेंट हो सकता है। प्रीवियस ईयर कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सोर्सेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पढ़ा तो बहुत टाइम से रहा हूँ, तो मेरी प्रीवियस पढ़ाने का जो प्रीवियस ईयर है वो तो 1 अप्रैल से ही क्या हो गया है चालू। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेडिंग चालू करी शेयर्स की, और शेयर्स की ट्रेडिंग से मैं आज से चालू करता हूँ, तो उस वाली इनकम के लिए मेरा प्रीवियस ईयर चालू कहाँ से होगा, आज की तारीख से। आज तारीख कितनी, 16 फरवरी, तो मेरा प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, 16 फरवरी। तो प्रीवियस ईयर जनरली 12 मंथ्स का होता है, लेकिन नए इनकम के लिए हो सकता है कि ये 12 मंथ से कम का हो। तो ये स्टार्ट जब से वो सोर्स आया है तब से होगा, लेकिन एंड कहाँ पर होंगे, 31 मार्च। मतलब सारे प्रीवियस ईयर, सारी इनकम के सारे सोर्सेस की प्रीवियस ईयर कहाँ पर आकर एंड होने वाले हैं, 31 मार्च को आके एंड होने वाले हैं। तो फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम for new sources of income previous year can be less than 12 months। नए सोर्सेस के लिए प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरी पढ़ाने के लिए जो प्रीवियस ईयर इनकम रहेगा उसका प्रीवियस ईयर तो कितने महीने का रहेगा, 12 महीने का। मेरी ट्रेडिंग के लिए जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो कितने महीने का रहेगा, सिर्फ 1.5 महीने का, फरवरी और एक क्या रहेगा, मार्च। फरवरी आधा और क्या रहेगा, मार्च। लेकिन आप मुझे बताओ, असेसमेंट ईयर तो पूरे 12 महीने का रहेगा ना। दोनों इनकम के ऊपर मुझे अगले साल क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है, लेकिन जो असेसमेंट ईयर होता है वो पूरे क्या होता है, एक साल का होता है। क्योंकि अब इस साल इनकम आई है, सोर्स आया है, बस वो मार्च पे खत्म, मार्च के बाद क्या चालू हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। अच्छा, हर साल हर साल जो होता है वो डुअल रोल प्ले करता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे। जैसे 23-24 ये प्रीवियस ईयर भी है, क्योंकि इस साल मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम अर्न कर रहा हूँ। लेकिन 23-24 असेसमेंट ईयर भी है, क्योंकि इसमें 22-23 की इनकम पे क्या कर रहा होगा, टैक्स लग रहा होगा। तो एवरी ईयर प्लेस डुअल रोल, है ना। वो करंट ईयर का तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर होता है, और लास्ट ईयर का क्या होता है, ये आपका असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर कंसिडर होता है। तो एवरी ईयर प्लेस डुअल रोल। जी बेटा, जैसे आप बताओ, 31 मार्च को आपका प्रॉफिट पता चलेगा, तो आप टैक्स कब पे करोगे, नेक्स्ट ईयर ही कर पाओगे ना, दैट इज। लेकिन देखो, ये सारी बातें बहुत ग्राउंड लेवल पर है, क्योंकि एक एडवांस टैक्स करके क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। जनरली तो मैंने ये कहा कि प्रीवियस ईयर में क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं, उसका टैक्स पे करते हैं। बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको क्या पे करना पड़ जाए, एडवांस टैक्स पे करना पड़ जाए। तो एडवांस टैक्स हर किसी को नहीं पे करना पड़ता, कुछ कंडीशंस फुलफिल होती हो, कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही क्या करना पड़ता है, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। किन को करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये इसका पूरा चैप्टर है। उस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो एवरी ईयर प्लेस डुअल रोल, एवरी ईयर प्लेस डुअल रोल, एवरी ईयर्स प्ले डुअल रोल। वो प्रीवियस ईयर भी होता है और क्या होता है, असेसमेंट ईयर भी होता है। See, आप लोग नवंबर में एग्जाम देंगे, तो आपके लिए तो प्रीवियस ईयर क्या रहे, 23-24। असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, 24-25। देखो, अभी तो ये साल चल रहा है, अभी ये 31 मार्च 24 नहीं आई है, लेकिन आपकी एग्जाम आते आते तो क्या हो चुका होगा, ये साल कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसके पूछे जाएंगे, 23-24 के, 23-24 के। अगर नवंबर अटेम्प्ट किसी वजह से नहीं हो पाए क्लियर, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप कहाँ जाते हैं, अगले अटेम्प्ट में जाते हैं, दैट इज फॉर द मे अटेम्प्ट, तो फिर आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और असेसमेंट ईयर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर बहुत सारे इनकम टैक्स में क्या आ जाते हैं, चेंजेस एंड अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं जो आपको देखना पड़ता है। तो ट्राई कीजिएगा
कि आप इसको एक ही बार में क्लियर करने की कोशिश करें, नहीं तो अदरवाइज फिर चेंजेस काफी सारे एप्लीकेबल हो सकते हैं। एंड यस, इस साल तो बजट वाला साल रहे, मतलब इस साल तो वो चुनाव वाला साल रहेगा, चुनाव के बाद हो सकता है कि मेजर चेंजेस क्या किए जाए, तो फिर उस टाइम पे दिक्कत आती है। ये बात क्लियर है आप सब लोगों को? असेसमेंट ईयर में 3 डेट्स होती है, एक होती है 31 जुलाई, एक होती है 31 अक्टूबर और एक होती है 30 नवंबर। जिन लोगों का ऑडिट जिन लोगों का ऑडिट नहीं होता है उन लोगों के लिए जो टैक्स की रेट भरने की जो डेट एप्लीकेबल होती है वो 31 जुलाई होती है। जिनका ऑडिट होता है उनके लिए 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है। और जिनके ऊपर एक सेक्शन 92 करके चीज होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे क्या होता है, कोको कोला एक कंपनी है, उनका यूएस में फैक्ट्री है, उनने वहां से प्रोडक्ट कहाँ ट्रांसफर करे, इंडिया की कोको कोला को ट्रांसफर करे, तो उन लोगों के ऊपर एक स्पेशल प्रोविजन अप्लाई होते हैं, उन लोगों के लिए 30 नवंबर होती है, 3 डेट्स होती है। एंड आई थिंक तीनों डेट अब क्या हो चुकी है, जा चुकी है, अब रिटर्न नहीं भरा जा सकता। इनकी लास्ट डेट्स भी होती है कि भैया ये डेट छूट गई तो उसके बाद अब रिटर्न नहीं भर सकते। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्त, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर। एवरीवन, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? बढ़ जाए आगे? ठीक है। ऑनलाइन आई थिंक आई एम क्लियर टिल हियर। प्रीवियस ईयर की मैंने बात लिखवा दी आपको। नाउ अच्छा, स्कोप स्कोप का मैंने आपको कल ही बोला कि हम इसका एक सेपरेट क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम्ड इनकम का एक चैप्टर हुआ करता था लेकिन वो उसको हटा दिया गया और अलग अलग चैप्टर्स के साथ एग्जाम्ड इनकम को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तब की तब देखेंगे, जब आएगा तब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं प्रिस्क्राइब रेट से क्या लिया जाएगा, टैक्स। अब ये टैक्स रेट्स क्या है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सर हम अभी तो हमको टोटल इनकम निकालते ही नहीं आती, तो आप टैक्स निकालना इतनी जल्दी क्यों सिखा रहे हो? देखो, जब हम सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे, सैलरी की इनकम निकालेंगे, तो वहां पर क्वेश्चन आएगा कि आप सैलरी के ऊपर क्या निकाल कर दे दीजिए, टैक्स कैलकुलेट करके दे दीजिए। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी पे ही क्या कैलकुलेट करने की बात आ जाएगी, टैक्स। मतलब टैक्स कैलकुलेशन हमें हर चैप्टर में काम आने वाला है, तो हम उसे हमें पहले ही सीखना चाहिए। टैक्स प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स ले लिया जाता है। प्रिस्क्राइब रेट्स जो होते हैं दोस्तों वो 2 टाइप के होते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। कल से आप लोगों को अभी आज मेरी क्लास है, फिर कल 2 दिन क्लास नहीं रहेगी, पर जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगी आप लोगों की, उसमें आपको कैलकुलेटर लेकर आना है। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन के सॉल्व करेंगे। प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लिया जाएगा, टैक्स। अच्छा, टैक्स रेट के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि टैक्स रेट कहाँ पर गिवन है, फाइनेंस एक्ट, यानी कहां पर गिवन है, बजट में। आई थिंक फर्स्ट डे बहुत इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। जो लोग नहीं भी थे उनने वो वीडियो देखा था, रिकवरी वाला वीडियो। बजट वाली बात पता है कि बजट में ये आप सब लोग प्रेजेंट थे उस टाइम पे, कि बजट में अकाउंट्स रखे जाते हो और वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है? हाँ, ओके। सी, प्रिस्क्राइब रेट से क्या ले लिया जाएगा, टैक्स। टैक्स रेट 2 टाइप के होते हैं। उसको मैं टैक्स रेट को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, नॉर्मल टैक्स रेट्स, नॉर्मल टैक्स रेट्स, और एक होता है स्पेशल टैक्स रेट्स। नॉर्मल टैक्स रेट्स और स्पेशल टैक्स रेट्स। ठीक है? नॉर्मल टैक्स रेट्स मतलब नॉर्मल टैक्स रेट्स, स्पेशल टैक्स रेट्स मतलब, हाँ, मतलब कुछ इनकम ऐसी होती है जो स्पेशल रेट से क्या होती है, टैक्स होती है। कुछ इनकम ऐसी, मतलब मैक्सिमम इनकम तो किससे टैक्स होती है, नॉर्मल रेट से टैक्स होती है। लेकिन कुछ इनकम जो होती है वो स्पेशल रेट से टैक्स होती है। स्पेशल रेट मतलब लाइक जैसे मान लो, स्पेशल रेट कैन बी मोर देन नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट कैन बी लेस देन नॉर्मल रेट। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू प्रमोट गैम्बलिंग, गैम्बलिंग बेटिंग, तो फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं, इनके ऊपर ज्यादा रेट से क्या ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट एफडीआई इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो वो उनके लिए क्या करते हैं, टैक्स रेट बाकी लोगों से क्या कर देते हैं, कम। बिकॉज वो फॉरेन करेंसी में हमारी कंट्री में क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो टैक्स रेट्स जनरली इनकम के 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल टैक्स रेट्स और एक होता है स्पेशल टैक्स रेट। मैंने आपको कहा था कि टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में गिवन है, बट याद रखिएगा स्पेशल टैक्स रेट्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही गिवन है।
स्पेशल रेट कहाँ गिवन होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही क्या है दोस्तों? गिवन है। नाउ जो नॉर्मल टैक्स रेट होते हैं ना, नॉर्मल टैक्स रेट्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। मतलब गवर्नमेंट ने आपको दो स्कीम दी है। नॉर्मल टैक्स रेट्स जो है वो दो स्कीम आपको दी गई है। आप चाहो तो डीटीआर फॉलो कर सकते हो। डीटीआर का फुल फॉर्म होता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। रेजिम डीटीआर मतलब आपको टैक्स, मान लो अगर जैसे मान लो मुझे किसी इंसान का टैक्स निकालना है ना, तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालना है तो दो स्कीम में चूज कर सकता हूँ। एक तो क्या कर सकता हूँ? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। और एक होता है ओटीआर। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट तो यही टैक्स रेजिम सेलेक्टेड है, लेकिन आप चाहो तो ऑप्ट आउट करके ऑप्शनल टैक्स रेजिम फॉलो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑप्शनल टैक्स रेजिम। तो ओटीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल टैक्स रेजिम। तो सर हम डीटीआर चूज करें कि ओटीआर चूज करें? जब आप डीटीआर को समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि डीटीआर फायदेमंद है या नहीं है। सी डीटीआर चूज करने से हो सकता है आपका टैक्स कम आए, लेकिन सरकार कुछ बेनिफिट्स आपसे क्या कर लेती है? छीन लेती है। अगर वो बेनिफिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है कि आप डीटीआर फॉलो ना करें। अगर आपके लिए वो बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप कहाँ आ जाइए? डीटीआर में आ जाइए। ऑप्शनल टैक्स रेजिम में थोड़े से टैक्स रेट्स तो क्या होंगे? ज्यादा होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। उस बेनिफिट की वजह से अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आपका ऑटोमेटिक टैक्स रेट ज्यादा होने की वजह से भी टैक्स क्या आएगा? आपका कम ही आने वाला है। सो ये केस टू केस क्या करता है? वेरी करता है। अब जो ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है ना, ये भी इनकम टैक्स में गिवन है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी कहाँ गिवन होती है? इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। सर ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहाँ गिवन है? तो दोस्तों एक सेक्शन है, सेक्शन 115 बीएसी। 115 बीएसी, दिस इज द सेक्शन। इसमें आपको क्या मिलेगी? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के प्रोविजंस यहां मिलने वाले हैं आपको। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम्स के प्रोविजन आपको यहां मिलेंगे। ठीक है सर। अब सर आपने तो कहा था कि टैक्स रेट्स तो कहाँ गिवन होते हैं? फाइनेंस एक्ट में यानी बजट में गिवन होते हैं। तो वो कौन से टैक्स रेट्स होते हैं? तो दोस्तों वो क्या होता है? आपका ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल टैक्स रेजिम आपको कहाँ मिलता है? बजट में मिलता है। ऑप्शनल टैक्स रेजिम आपको कहाँ मिलता है? बजट में मिलता है। दैट इज एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट 2023 इज एप्लीकेबल। तो ये ऑप्शनल टैक्स रेजिम वहां पर गिवन है। तो ऑप्शनल टैक्स रेजिम वहां पर कहाँ गिवन होती है? दोस्तों एक शेड्यूल है, एक शेड्यूल है। वो शेड्यूल वन ही एक ही शेड्यूल है, और शेड्यूल वन का क्या होता है? पार्ट 3। शेड्यूल वन के पार्ट 3 में आपको क्या मिलती है? टैक्स रेट्स मिलती है। देखो 22-23 में बजट आया होगा, है ना? अपने लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है जो 22-23 में है? तो 22-23 के पार्ट 1 में दे रखा होगा 22-23 की टैक्स रेट। पार्ट 2 में दे रखा होगा, पार्ट 2 में दे रखा होगा अगले साल की टीडीएस रेट्स। और पार्ट 3 में क्या दे रखा होगा? अगले साल की टैक्स रेट्स, यानी 23-24 की टैक्स रेट। तो ये चीज मैंने आपको बेसिक में कवर करी थी। तो कोई आपसे पूछ ले कि भैया टैक्स रेट्स कहाँ गिवन है, तो आप बोल देना पार्ट 3 में क्या होती है? गिवन होती है, वो भी बजट के। ठीक है साहब। अब स्पेशल इनकम्स बहुत सारी होती है, मतलब स्पेशल रेट से टैक्सेबल होने वाली इनकम बहुत सारी होती है। हमको हमारे सिलेबस में कौन कौन सी स्पेशल रेट ऑफ इनकम पढ़नी है, एक बार वो सेक्शन हम लिख के रख लेते हैं।
क्योंकि वो तो इनकम टैक्स में, ओटीआर का तो आप सेक्शन पूछोगे नहीं क्योंकि वो चीज कहां पर है, पार्ट 3 के अंदर गिवन है। लेकिन आप इनकम टैक्स जो कि स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है उसके सेक्शंस मैं आपको एक बार बता देता हूं, लिस्ट बना लीजिए। स्पेशल रेट सेक्शन, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मैक्सिमम जितने दे रखे हैं मैं आपको बता रहा हूं। स्पेशल रेट सेक्शन कौन कौन से हैं? स्पेशल रेट के सेक्शन की लिस्ट बना लेते हैं। देखो इस सेक्शन में क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सेक्शन का नंबर्स लिखवा रहा हूं। सेक्शन 111 ए, सेक्शन 111 ए है ना, नाम ऐसे ही है। जैसे ये सब सेक्शन ए नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये क्या है, ये साथ में ही है। सेक्शन 111 ए, सेक्शन 112, सेक्शन 112। ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि कभी मैं बोलूं कि यार ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम यहां से एलिमिनेट करनी है, अगर मैं आपको ऐसा कहूं तो आपको पता तो होना चाहिए कि स्पेशल रेट ऑफ इनकम कौन कौन से सेक्शंस के अंदर होती है। देन सेक्शन 112 ए, सेक्शन 111 ए पढ़ना होता है, सेक्शन 112 पढ़ना होता है, सेक्शन 112 ए पढ़ना होता है। ये लीग से हट के सेक्शंस बेसिकली होते हैं। देन सेक्शन 115 बीबी, सेक्शन 115 बीबी। देन सेक्शन 115 बीबीजे, बीबीजे। और सेक्शन 115 बीबीई। तो आपको 111 ए पढ़ना है, 112 ए पढ़ना है, 112 ए पढ़ना है, डबल बी पढ़ना है, बीबीजे पढ़ना है, बीबीई पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सेक्शन 115 बी ए, सेक्शन 115 बी ए बी, सेक्शन 115 बी ए डी। बीएससी इधर लिखवा दिया बेटा, बीएससी कहां पर आ गया, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आ गया, बीएडी। और सेक्शन 115 बीएई। बस, ज्यादा नहीं, कम है। तो अभी जब आप फाइनल में आओगे तो कम से कम 50-60 सेक्शन हैं जो स्पेशल रेट से क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। आप सोचो उन 50-60 में से मॉड्यूल में जो अलग अलग जगह सेक्शंस दिए गए हैं, मैंने उठाकर कहाँ लिख दिए, एक जगह लिख दिए। तो ये सारे सेक्शंस पढ़, आपको ये सेक्शंस पता होंगे, इसके रेट्स याद होंगे, इसकी कंडीशंस याद होगी। आई अश्योर यू, जब हम एक बार ये टैक्स रेट कंप्लीट कर लेंगे ना, मतलब हमको ये टैक्स रेट पढ़ना है, पहले ओटीआर पढ़ाऊंगा, ओटीआर के बाद स्पेशल रेट्स पढ़ाऊंगा, स्पेशल रेट्स पढ़ाने के बाद फिर डीटीआर पढ़ाऊंगा, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। स्पेशल रेट इनकम चाहे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो चाहे ऑप्शनल टैक्स रेजिम हो, स्पेशल इनकम तो स्पेशल रेट से ही क्या होती है, टैक्सेबल होती है। चाहे कोई सी भी रेजिम आप ऑप्ट कर लीजिए, स्पेशल इनकम तो स्पेशल रेट से ही क्या होगी, टैक्स होगी। ठीक है। नाउ हम पहले पढ़ना क्या स्टार्ट करते हैं, देखो हम थे कहां पर। मैंने आपको पर्सन की डेफिनेशन बता दी, इनकम कैसे निकालते हैं वो बता दिया, प्रीवियस ईयर का मतलब बता दिया, स्कोप का पूरा चैप्टर रहेगा, इनकम एग्जम्प्ट का एक अलग से क्या रहेगा, चैप्टर रहेगा। प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स ले लेंगे, प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स, प्रिस्क्राइब रेट से टैक्स। तो रेट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक तो होता है नॉर्मल टैक्स रेट और एक होता है स्पेशल टैक्स रेट। स्पेशल टैक्स रेट्स इनकम टैक्स के अंदर गिवन है। नॉर्मल टैक्स रेट में दो टाइप की रेजिम फॉलो कर सकते हैं, दो मेथोडोलॉजीज फॉलो कर सकते हैं, एक तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और एक ऑप्शनल टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कहां पर गिवन है, 115 बीएससी इनकम टैक्स में गिवन है। ऑप्शनल टैक्स रेजिम कहां गिवन है, फाइनेंस एक्ट बजट में गिवन है। और कौन कौन सी इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, तो 111 ए, 111 ए, 112, 112 ए, 115 बीबी, 115 बीबीजे, 115 बीबीई, 115 बी ए बी ए, बी ए बी, बी ए डी और बी ए ई। ये सारी यहां तक हमने देखा। अब हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, ओटीआर, दैट इज ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ये सारी चीजें आपको मॉड्यूल के चैप्टर 1 में गिवन है। जो बी ए बी पढ़ा या बी ए बी, या फिर हम बात करेंगे बी ए डी ई, बी एस सी, सब कुछ आपके चैप्टर 1 के अंदर ही गिवन है। ओटीआर तो मतलब आपका चैप्टर नंबर 1 में मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो कवर करता है ना, वो टैक्स रेट्स कवर करता है। ठीक है। ऑप्शनल टैक्स रेजिम,
ऑप्शनल टैक्स रेजिम में टैक्स कैसे निकाला जाता है? आपकी कुछ इनकम है, मेरी कुछ इनकम है, आपके फादर की कुछ इनकम है, कोई पार्टनरशिप फर्म है उसकी कुछ इनकम है, तो वो लोग टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट सीखने वाले हैं। ओटीआर सीख रहे हैं, अभी स्पेशल रेट को कंसिडर नहीं करेंगे। ओटीआर सीख रहे हैं, अभी स्पेशल रेट को कंसिडर नहीं करेंगे। स्पेशल रेट के आने से टैक्स कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, चेंजेस। टैक्स कैलकुलेशन 2 स्टेप में मैं बताऊंगा आपको। एक अभी नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे बताऊंगा, और जब आपको इनकम टैक्स का काफी कुछ नॉलेज हो चुकेगा तो मैं आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेशन भी बाद में बताऊंगा। ऑप्शनल टैक्स रेजिम में टैक्स निकालना है तो हर पर्सन का टैक्स निकालने का तरीका क्या है, अलग है। पर्सन कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओवाई। तो इंडिविजुअल का टैक्स अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पार्टनरशिप का अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एचयूएफ का अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले टैक्स कैलकुलेशन किसका निकालना सीखते हैं? इंडिविजुअल टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल। टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे आप, मैं, हम टैक्स निकालना यहां पर सीखेंगे। इंडिविजुअल का टैक्स कैसे निकाला जाता है? इंडिविजुअल का टैक्स 4 स्टेप में निकाला जाता है। एवरीवन इज मेंटेनिंग कॉपी ना? आप देखोगे मॉड्यूल के 600-700 पेज विल बी देयर इन 200-250 पेजेस, इतना, वो भी आपकी लैंग्वेज में, विथ एवरीथिंग, विथ एवरी एग्जांपल्स, विथ एवरीथिंग, सारी कॉपी में आराम से आ जाएगा। इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन 4 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले हम बेसिक टैक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बेसिक टैक्स। इंडिविजुअल का अगर हमें टैक्स निकालना है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? बेसिक टैक्स। जिन इंडिविजुअल की इनकम कम होती है ना दोस्तों, तो सरकार अगर उनका कुछ टैक्स बन भी रहा है तो उस टैक्स में से उन्हें डिस्काउंट दे देती है। क्या दे देती है? डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को इनकम टैक्स में हम क्या कहते हैं? रिबेट। तो टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल 4 स्टेप में होता है। एक होता है बेसिक टैक्स, एक होता है रिबेट, एक होता है सरचार्ज। जिनकी इनकम ज्यादा होती है सरकार उनसे क्या लेती है? एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। जिनकी इनकम ज्यादा होती है सरकार उनसे क्या करती है? एक्स्ट्रा टैक्स लेती है, दैट इज कॉल्ड एज सरचार्ज। और एक और होता है सेस करके कोई चीज, सेस, सीई डबल एस, सीई डबल एस। टैक्स कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल करना है तो पहली स्टेप में हम क्या निकालेंगे? बेसिक टैक्स। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे? रिबेट। तीसरी स्टेप में हम क्या निकालेंगे? सरचार्ज। और चौथी स्टेप में हम क्या करेंगे? सेस निकालेंगे। ठीक है, आज हम फर्स्ट स्टेप की ही क्या करने वाले हैं। पहले तो अपन किसकी बात करेंगे? फर्स्ट स्टेप की, कि बेसिक टैक्स कैसे निकालते हैं। बट उसके पहले मुझे बता दी, रिबेट का मतलब तो समझ गए कि डिस्काउंट होता है ना? ये वैसे तो मैंने कहा है कि टैक्स रेट कहाँ गिवन है, ओटीआर की टैक्स रेट कहाँ गिवन है? बजट में, शेड्यूल 1 में। लेकिन जो ये रिबेट है ना, जो ये रिबेट, ये इनकम टैक्स के सेक्शन 87A में गिवन है। जो रिबेट है वो कहाँ गिवन है? सेक्शन 87A में गिवन है। सरचार्ज और सेस वगैरह की बातें सब कहाँ से आ जाती है? पार्ट 3 से आ जाती है, शेड्यूल 1 के। नाउ आपने ऐसा कुछ नाम सुना होगा कि सर्विस टैक्स पहले हुआ करता था, अभी क्या हो चुका है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, जीएसटी कहते हैं। लेकिन जैसे कस्टम है तो कस्टम ड्यूटी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी कहा जाता था। और यहाँ पे सेस लिखा है, सरचार्ज लिखा है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड टैक्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी? कहीं हम ड्यूटी बोलते हैं, कहीं हम टैक्स बोलते हैं। एनी आइडिया? एवर एवर वंडर्ड, कभी सोचा भी है कि ऐसा क्यों होता है? सर हम तो बस, ठीक है, ड्यूटी मतलब टैक्स ही है। मैं बता देता हूँ, बहुत माइन्यूट सा फर्क है। जो टैक्स सिर्फ गुड्स पे अप्लाई होता है, जो टैक्स किसके ऊपर अप्लाई होता है? सिर्फ गुड्स पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ड्यूटी। जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स करने पर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी, है ना? अगर हम बात करते हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस करने पर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करने पर क्या लगती थी? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। तो ड्यूटीज किस पे लगती है? गुड्स पे।
जो टैक्स होता है वो किस पे लगता है, गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी। तो इनकम टैक्स को हम टैक्स इसलिए बोलते हैं कि सर्विस वाले भी टैक्स देते हैं और जो गुड्स का सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग भी क्या देते हैं, टैक्स। नाउ व्हाट इज सरचार्ज? एक्स्ट्रा टैक्स। सरचार्ज को मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा टैक्स। अच्छा, जो बेसिक टैक्स सरकार कलेक्ट करती है उसका सरकार क्या करेगी? जो बेसिक टैक्स सरकार कलेक्ट करेगी उसका सरकार क्या करेगी? पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या करेगी, यूज करेगी। अच्छा, मिलिट्री को दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवेज, कुछ भी कर सकते हैं। यस, सरचार्ज इज एक्स्ट्रा टैक्स। सी, इनकम टैक्स एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इनकम जैसे ना, जीएसटी जो है ना, दो टाइप के टैक्सेशन होते हैं। एक होता है रेग्रेसिव टैक्स और एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। कभी सुना है इसके बारे में आपने? जीएसटी कौन सा टैक्स है? रेग्रेसिव। भाई, मेरी इनकम है, मैं मोबाइल फोन खरीदता हूं, तो भी मुझसे क्या लिया जा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी। और आपकी इनकम नहीं है, आप लोग मोबाइल फोन खरीदते, आपको भी क्या करना पड़ रहा है, सेम जीएसटी। दिस इज रेग्रेसिव टैक्स। रेग्रेसिव टैक्सेशन ऐसा होता है जहां पर इनकम का ध्यान नहीं रखा जाता, बट हमारा इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। इनकम टैक्स का फंडा ये है कि जिसकी इनकम ज्यादा है उससे क्या लिया जाएगा, ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो भाई, जिसकी इनकम ज्यादा है हम उनसे सरचार्ज ले लेते हैं, उनसे बेसिक टैक्स तो लेते ही लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, सरचार्ज। सर, ज्यादा मतलब क्या? वो लिखवाऊंगा वहां पर कि इतने से इनकम ज्यादा होगी तो क्या लगने लग जाएगा, सरचार्ज लगने लग जाएगा। सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। जो सरचार्ज होता है उस पैसे का यूज सरकार कुछ भी कर सकती है, पोर्ट में भी यूज कर सकती है, अगर रोड वगैरह बनाना है उसके लिए भी यूज कर सकती है, तो जस्ट लाइक बेसिक टैक्स। नाउ सेस, नाउ सेस इज ऑल्सो अ टैक्स, बट वो पर्टिकुलर यूज के लिए होता है। किसके लिए होता है? बट जैसे यहाँ पर जो सेस है ना, उसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मतलब सरकार जो ये पैसा कलेक्ट करेगी उसका यूज किसके लिए करेगी, हेल्थ या एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस से बेसिक टैक्स के ऊपर। बेसिक टैक्स कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको इंडिविजुअल का बेसिक टैक्स निकालना है तो एक स्लैब सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्लैब सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। वो स्लैब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट डाउन करिए। देखो, आपने शायद कहीं फाउंडेशन में कहीं पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, क्योंकि लास्ट बैच अर्ली बर्ड वालों ने आंसर्स दिए थे। आपने कुछ स्लैब पढ़े थे कभी? अगर 0 से लेके 2.5 लाख तक है ना? हाँ, ठीक है। तो उन लोगों ने आंसर दिए थे। आई होप कि आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, बट आई विल अज्यूम कि आपने नहीं सुना है। उस तरीके से पढ़ाता हूँ। 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो मतलब जिनकी इनकम 2.5 लाख तक है उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं इस 0 से लेके 2.5 लाख तक को क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या कहते हैं? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, BEL। इतने अमाउंट तक टैक्स नहीं लगता। जितने अमाउंट तक टैक्स नहीं लगता उसको मैं क्या कहूंगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर किसी इंसान की इनकम 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक है, किसी इंसान की इनकम 2.5 लाख 1 से लेकर कहां तक है, 5 लाख तक है, तो भैया ज्यादा नहीं, 5% से टैक्स दे दीजिए। 5% से क्या करिए, टैक्स दे दीजिए। अगर किसी इंसान की इनकम 5 लाख 1 रुपए से लेकर कितना है, 10 लाख है, तो भैया 20% से क्या लगेगा, टैक्स। मतलब 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम जो भी होगी उसके ऊपर 5% से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जिस इंसान की इनकम 5 लाख से ज्यादा होगी और कहां तक होगी, 10 लाख, तो उस पर 20% से क्या लगेगा, टैक्स। एंड जिसकी इनकम होती है अबाउ 10 लैक्स, तो टैक्स रेट कितना है, 30% है। जो टैक्स रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। अभी जब तक नोट्स नहीं आते हैं तो मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भिजवा देता हूँ नोट्स की। ठीक है, वैसे मॉड्यूल है ही सही, मॉड्यूल प्लस नोट्स दोनों कवर कर आपको मैं प्रॉपर करवा दूंगा कॉपी में।
सो जब तक इधर देख लीजिए, बेसिक टैक्स कैसे निकालते हैं, 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 20% और 10 लाख से ज्यादा की इनकम पे ठीक। जब डीटीआर होगा ना उसका स्लैब कुछ और होगा, क्योंकि वहां पर टैक्स में थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है, बट यस कुछ बेनिफिट्स ले लिए जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, आपको टैक्स निकाल के बताना है। टोटल इनकम, टोटल इनकम जो है वो 3 लाख है। टोटल इनकम जो है वो कितनी है, 3 लाख है। अगर किसी इंसान की टोटल इनकम 3 लाख है तो भैया उसका कितना टैक्स बनेगा। देखो, जीरो, अब टोटल इनकम 3 लाख, टोटल इनकम 3 लाख है तो कैसे करेंगे, 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके कहां तक, 3 लाख तक। तो 0 से लेके 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, और 2.5 लाख से लेके कहां तक, 5 लाख, 5 लाख तक कितना होता है, 5%। लेकिन यहाँ इनकम कितनी है, यहाँ इनकम 3 लाख तक ही है, तो 3 लाख तक पे कितना करेंगे, 5%। तो ये हो जाएगा 0, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका, 50,000। 50,000 का कितना करेंगे, 5%, तो आपका जो बेसिक टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 2500। आपका जो बेसिक टैक्स आएगा वो कितना आएगा, 2500। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है 4,90,000 है। बेटा आवाज नहीं प्लीज, क्या करना है, स्क्रीन ले। टोटल इनकम कितनी है, 4,90,000 है। तो आपको क्या करना है, बेसिक टैक्स निकालना है भैया। अभी रिबेट वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन वालों आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। तो अगर टोटल इनकम 490 तक है, बेसिक टैक्स निकालेंगे। 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 4,90,000 तक, यहां से यहां तक का टैक्स कितना हो गया, नील। और यहां से यहां तक का टैक्स कितना हो गया, 5%। तो ये हो जाएगा 0, और 2.5 लाख से लेके 490 तक का डिफरेंस कितना होता है, 240। 2,40,000 का कितना करेंगे, 5%, 12,000। तो बेसिक टैक्स कितना आएगा आफ्टर योर स्टेप 1, 12,000। ठीक है, आवाज नहीं, आराम से बैठो। एग्जाम्पल नंबर 3, टोटल इनकम, टोटल इनकम 7 लाख है। टोटल इनकम इज 7 lakhs। 7 लाख है तो कितना बेसिक टैक्स बनेगा, 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, और 5 लाख से लेकर कहां तक, 7 लाख तक। 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना लगता है, 5%, और 5 लाख से लेके 10 लाख तक, लेकिन इनकम कहां खत्म हो गई, 7 पे, तो यहां से यहां तक कितना रहेगा, 20%। ये टैक्स कितना बन जाएगा, 0। और यहां से यहां तक 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2.5 लाख। 2.5 लाख का कितना करेंगे, 5%, तो कितना आ जाएगा, 12,500। और 5 लाख से लेके 7 लाख तक कितना होता है, 2 लाख। और 2 लाख का कितना करेंगे, 20%, तो 2 लाख का 20% करेंगे तो 40,000 आएगा। 40,000 आएगा, तो आपका बेसिक टैक्स कितना बन जाएगा, ठीक है, 52,500 आपका बेसिक टैक्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 4, टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है वो है 13 लाख। टोटल इनकम जो है वो 13 लाख है, बताइए कितना टैक्स बनेगा 13 लाख पे, 13 लाख पे कितना टैक्स बनेगा। 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक
5 लाख से लेके 10 लाख तक और 10 लाख से लेकर 13 लाख तक। यहां से यहां तक का टैक्स कितना हो जाएगा? नील। यहां से यहां तक का टैक्स 5%, यहां से यहां तक का टैक्स 20% और यहां से यहां तक का टैक्स 30%। सो 0 से लेके 2.5 लाख तक का टैक्स तो 0, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का डिफरेंस 2.5 लाख का कितना करेंगे 5%, तो ये कितना हो जाएगा 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख तक का डिफरेंस कितना होता है 5 लाख। 5 लाख का कितना करेंगे 20%, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और 10 है ना क्या, और यहां से 10 लाख से लेकर 13 लाख तक, 10 लाख से लेकर 13 लाख तक कितना होगा 3 लाख। 3 लाख का कितना करेंगे 30%, तो 3 लाख का 30% करेंगे तो 90,000। 2 लाख 2,02,500। वेरी गुड यार। चलिए अब निकालना है टैक्स आपको। टोटल इनकम 60 लाख। चलिए ऑनलाइन सबके आंसर आने चाहिए। टोटल इनकम 60 लाख, 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। सोलह लाख 12,000, 11 लाख। अब देखो चेक कर लेते हैं बेटा। 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक और 10 से लेकर 60 तक। यहाँ का टैक्स नील, यहाँ का टैक्स 5%, यहाँ का टैक्स 20%, यहाँ का टैक्स 30%। ठीक है, ये वाला टैक्स कितना हो जाएगा 0। ये 2.5 लाख का कितना करेंगे 5%, तो ये कितना हो जाएगा 12,500। ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक 5 लाख होता है, 5 लाख का 20% करेंगे तो कितना आएगा 1 लाख। और 10 लाख से लेके 60 लाख तक कितना होता है 50 लाख। 50 लाख का टैक्स कितना होता है 30%, 50 लाख का 30% 15 लाख। तो टोटल हो जाएगा 16,12,500। 16,12,500 ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। टोटल इनकम 2 करोड़, 2 खोके 2 करोड़। जीरो कितने लगाना है वो आप देखिए। 2 करोड़ टोटल इनकम है, कितना 58,12,500। चेक करते हैं। देखो इतना तो समझ में आ गया होगा कि 10 लाख तक का जो टैक्स है ना वो कितना बनेगा 1,12,500। और अब क्या करना है कि हमको जाना कहां तक है 2 करोड़ तक, तो 10 लाख तक का टैक्स तो आ गया। अब बचा कितना 1,90,00,000। 1,90,00,000 का कितना कर देंगे 30% कर देंगे। सो 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से 2 करोड़। यहाँ तक आएगा 30%, ये 20%, ये नील और ये 5%। यहां से यहां तक का टैक्स हो जाएगा 1,12,500 प्लस यहां से यहां तक 1,90,00,000 का 30%। कितना हो जाएगा 57 लाख। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 58,12,500। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। टोटल इनकम 5 करोड़। किसी की इनकम 5 करोड़ है, मतलब 0 से लेके 2.5, 2.5 से लेके 5, 5 से लेके 10 और 10 से लेके 5 करोड़।
यहां से यहां तक का टैक्स तो कितना बन जाएगा? 1,12,500। 1,12,500। ठीक है। यहां से यहां तक का टैक्स कितना होगा? 30%। मतलब कितना? 4,90,00,000 का कितना करेंगे? 30%। 1,40,40। 1,47,00,000 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,48,12,500। मतलब अभी सोच रहे हो कि कोई इंसान 5 करोड़ अगर इनकम अर्न करता है तो उसका 1.5 करोड़ लगभग तो कहाँ चला गया है? बेसिक टैक्स में ही चला गया है। अभी तो सरचार्ज अलग आएगा और बाद में क्या आएगा? सेस अलग आएगा। मतलब मोटा मोटी आप देखोगे कि 2 करोड़ रुपए तो उसके कहाँ चले जाते हैं? टैक्स में ही चले। 5 करोड़ में से लगभग अगर आपके 1,80,00,000 90,00,000 रुपए कहाँ चले गए? आपके टैक्स में चले गए। ये तो इनकम टैक्स है। बट आप लोग जीएसटी वगैरह भी देते होंगे तो अब मोटा मोटी किसी भी इंसान की 50 to 60% इनकम कहाँ चले जाती है? टैक्स में चले जाती है। और इंडिया में स्टैंडर्ड लिविंग अगर आपको जीना है, नॉर्मल जीवन आपको जीना है, मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर आपको जीवन जीना है, तो आपको बताइए कितनी इनकम की रिक्वायरमेंट एक सर्वे ने बोला है। आपको पता है वो इनकम कितनी है? इंडिया में अबाव अबाव मिडिल क्लास एक जीवन जीने के लिए कितनी इनकम साल की होनी चाहिए तो हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं? एक चार्टेड अकाउंटेंट की बेसिक सैलरी जो उसकी जॉब लगती है उसका 5 गुना। 40 लाख। 40 लाख बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है अच्छा जीवन जीने के लिए। नहीं तो आप मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, ऐसा एक सर्वे ने कहा है। अब चार्टेड अकाउंटेंट बनते इंदौर में जॉब करेंगे तो 8-9 लाख रुपए के हिसाब से ही आपको क्या मिलेंगे? एक पे मिलेगा ऑन एन एवरेज। इसका 5 गुना आपको करना है तब जाकर एक अच्छी लाइफ आप स्टाइल जी सकते हैं। तो सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आपको स्टार्ट ही होना पड़ेगा 13-14 लाख से। एटलीस्ट इतनी मेहनत करो कि 13-14 लाख को 2-3 साल में मल्टीप्लाई करते हुए आप आगे पहुंच जाओ। ठीक है। 10 लाख से कुछ नहीं होगा बॉस। 10 लाख से कुछ नहीं होगा। हाँ। मेरी मेरी तो बहुत कम इनकम, मैं तो एकदम मिडिल क्लास लाइफ जीता हूँ बेटा। है ना? तो बहुत इनकम है। नहीं देखो, मल्टी आई हैव मल्टीपल सोर्सेस। आई हैव टीचिंग इनकम, आई हैव प्रैक्टिस इनकम। प्रैक्टिस से भी इनकम होती है एंड मेजर इनकम ट्रेडिंग से होती है। तो वो ट्रेडिंग इनकम है। सो एक ठीक ठाक इनकम है। बट मैं जॉब कर रहा होता तो आई थिंक कि मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। जॉब नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में बहुत स्कोप होता है शुरू के 4-5 साल। अब जैसे आप बहुत सारे में से आप लोग सोचते होंगे कि हम जॉब कर ले। मेरा सजेशन होगा सीए बन के अगर आप जॉब कर रहे हो ना, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ 5-6 हज़ार दिन का कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट बहुत नॉर्मली कमा लेता है बिना मेहनत के, बिना कुछ एफर्ट्स के। 2-3 साल लगते हैं स्टेब्लिश होने में। 5-6 हज़ार रुपए बिना मेहनत के मैं कह रहा हूँ। जॉब जॉब आप ठीक है ग्रो कितना भी कर सकते हो, प्रैक्टिस में ग्रो हो सकता है 15-20-30 हज़ार रुपए भी क्या कर सकते हो दिन के कमा सकते हो बहुत इजीली। जॉब में उतना करना मुश्किल है। सो हो सकता है किसी को जमे नहीं जमे, बट प्रैक्टिस थोड़ी सी रिस्की होती है लेकिन मजा बहुत आता है। शुरू के 5 साल निकाल लिए, पैसा ही पैसा है। ये बात ध्यान है, शुरू के 5 साल। ओके। ओके, आज इतना ही करते हैं, बाकी की बातें आने के बाद।